Hi everyone, welcome back to the channel. We are discussing CSIR NET Life Science June 2019 पार्ट सी। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। कोई भी टॉपिक समझना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। So moving on to question, the table given below gives the list types of the plant communities and the types of the growth form. तो यहाँ पे हम लोग को कम्युनिटीज़ बताई हैं, यहाँ पे है ग्रोथ फॉर्म्स। तो हमें मैच करना है बेसिकली कौन सा ग्रोथ फॉर्म जो है वो किस कम्युनिटी पे होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कीमोफाइट्स क्या होते हैं। कीमोफाइट्स हमारे होते हैं तो वुडी प्लांट्स होते हैं जो हमारे रेस्टिंग बर्ड्स होते हैं, ऑन या नियर द ग्राउंड होते हैं, ठीक है। जैसे थाइम हो गया, रोजमेरी हो गया, तो कीमोफाइट्स होते हैं हमारे ऑन या नियर, ठीक है। क्रिप्टोफाइट्स कौन से होते हैं, जैसे वो ग्रोथ ऑफ एल्गी ग्रुप होता है हमारे एल्गी का हैविंग प्लास्टिड्स, और ये हमारे जो होते हैं ना वो फ्रेश वाटर में होते हैं, ठीक है, या मेराइन में होते हैं, ठीक है। ट्यूलिप्स हो गए जैसे, राइट। हेमी क्रिप्टोफाइट्स कौन से होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो उसके बर्ड्स जो होते हैं वो रेस्टिंग कर रहे होते हैं ऑन दी सरफेस, ग्राउंड पे होते हैं, ये पूरे ग्राउंड पे होते हैं, ये ऑन या नियर द ग्राउंड होते हैं, एंड ये हमारे मेराइन में होते हैं। देन आते हैं पेनेरोफाइट्स। पेनेरोफाइट्स होते हैं लार्ज श्रब्स होते हैं बेसिकली, एंड बर्ड्स जो होती हैं वो अवे होती हैं फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ट्रीज हो गए जैसे, तो ये अवे फ्रॉम द ग्राउंड हो गए, तो ट्रीज हो गए जैसे। तो अभी हम मैच करना है। तो ड्राई ग्रासलैंड क्या होता है, ड्राई ग्रासलैंड मतलब हो गया ग्रास, ठीक। उसका क्या होगा कि बिल्कुल ही हमारे ग्राउंड पे होंगे। ग्राउंड सरफेस वाला कौन सा है, ये है, तो हमारा फर्स्ट का सी हो गया। देन उसके बाद आता है सेमी डेजर्ट। सेमी डेजर्ट हो गया कीमोफाइट। कीमोफाइट्स कौन से होते हैं जो ऑन या नियर होते हैं। डेजर्ट में कौन से प्लांट्स होते हैं, ऑन या नियर दी सरफेस होते हैं, जैसे हमारी कैक्टस होता है, राइट। देन उसके बाद हो गया हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला कौन सा होता है, उसमें ट्रीज होते हैं। फॉरेस्ट मीन ट्रीज हो गए, श्रब्स हो गए जो अवे होते हैं हमारे ग्राउंड से, तो हमारा क्या हो गया, पेनिरोफाइट्स, ठीक है। टुंड्रा क्या होता है, देन टुंड्रा में हो गया हमारे क्रिप्टोफाइट्स, उसमें क्या होता है फ्रेश वाटर और मेराइन में होते हैं, ठीक है। तो इसको मैच करेंगे तो हमारा आंसर आता है 4th। आई होप आपको समझ में आया होगा। Moving on to question number 126. Following are the sum of the generalization regarding energy flow in an ecosystem. So हमें बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें। So assimilation efficiency of carnivores is higher than herbivores. तो assimilation energy क्या होती है कि जो हम percentage of food energy which is taken inside, right, and then consumer उसको consume करता है, assimilate करता है gut में, and then उस energy को वो use करता है to do the work, right। तो assimilation energy carnivores की higher है, yes, because कार्निवोर्स क्या होते हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन्स खाते हैं, मीट खाते हैं, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो उनमें एनर्जी जनरली कन्वर्ट हो जाती है इन ईजी फॉर्म, एंड देन एसिमुलेशन एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोर्स। कंजप्शन एफिशिएंसी ऑफ एक्वेटिक हर्बीवोर्स इज हायर देन टेरेस्ट्रियल। तो कंजप्शन एफिशिएंसी क्या होती है, तो परसेंटेज ऑफ द एनर्जी और बायोमास इन अ ट्रॉफिक लेवल दैट इज कंज्यूम्ड बाय द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल बेसिकली। तो कंजप्शन एनर्जी एक्वेटिक एनिमल्स की हायर होती है, येस, बिकॉज एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, वो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल जो होते हैं, अगर उसने प्रे खाया है तो वो बोन्स छोड़ देगा या पार्ट छोड़ देगा, कुछ छोड़ देगा, बट इन केस ऑफ द एक्वेटिक हर्बीवोर्स वो कुछ भी नहीं छोड़ता है, सो वो पूरा ही सब कुछ बोन्स सब स्किन सब खा जाते हैं। तो कंजप्शन ऑफ द एक्वेटिक हर्बीवोर्स इज हायर देन द टेरेस्ट्रियल हर्बीवोर्स। Vertebrates have higher production efficiency than invertebrates? No. Higher production efficiency क्या होती है कि fraction of the biomass which is stored, मतलब जितना भी biomass actually खाया है माइनस जो feces निकल गया, तो which is ever stored is known as production efficiency. So vertebrates have higher production efficiency than invertebrates? No, that is actually wrong. ट्रॉफिक लेवल ट्रांसफ़र एनर्जी इज़ हायर इन टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स दैन इन मेराइन? नहीं, ये उल्टा है, बल्कि ट्रॉफिक लेवल ट्रांसफ़र जो होती है, लेवल ट्रांसफ़र एफिशिएंसी जो होती है वो मेराइन लेवल में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल। सो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, तो हमारा ए एंड बी आर करेक्ट। Moving on to question number 127.
सो ये ग्राफ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो लगते हैं कि डिफ़िकल्ट होंगे, बट ये बहुत बहुत ईजी होते हैं। इनको बस हल्का सा समझने की देर है एंड बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। सो इन एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द बायो जियोकेमिकल साइकिल इंटरैक्ट, नाइट्रोजन फिक्सिंग वाइन्स वर ग्रोन इन plots under normal level of the CO2 and under artificially elevated atmospheric CO2. Effect of the elevated CO2 on the nitrogen fixation was measured over the period of the 7 years. So effect on the nitrogen fixation का हुआ है, and the concentration of the iron and the molybdenum, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि एज द ईयर इज़ इंक्रीजिंग, हम देखा और तो हमारा जो एलिवेटेड CO2 का लेवल है, जैसे ही टाइम इंक्रीज़ हो रहा है या CO2 इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे ही हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन पे हमारा इफेक्ट पड़ रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। एंड वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, सो हमारे ये कंट्रोल प्लांट्स ही एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स हैं। तो जैसे ही हमारा CO2 एलिवेट हो रहा है, हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन डिक्रीज़ हो रहा है। एंड ऑब्वियसली आयरन एंड मॉलिब्डेनम जो कि दो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारी नाइट्रोजनस एंजाइम को चाहिए होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, वो भी डिक्रीज़ हो रहा है हमारा एक्सपेरिमेंटल प्लांट में। तो अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग interferences cannot be made from the above experiment. So decreasing rate of the nitrogen fixation correlates with the decreased level of the leaf iron and the molybdenum, two micronutrients essential for the nitrogen fixation. ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमारे दो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, आयरन मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजनस एंजाइम को चाहिए होता है। तो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन डिक्रीज़ होगा तो हमारा ये रेट भी डिक्रीज़ होगा कंजप्शन का। And initial exposure to the elevated CO2 increased नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय दीज प्लांट। नो, हमने देखा जैसे जैसे हमारा CO2 इंक्रीज़ हो रहा है वैसे ही हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। There is a continuous decrease in the nitrogen fixation due to elevated CO2 treatment. Yes, हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन डिक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे CO2 इंक्रीज़ हो रहा है। Plant exposed to the continuous elevated level of the CO2 have a lower level of the iron and molybdenum. Yes, हमने देखा कि जो भी हमारे एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स है जिसमें भी हमारा एलिवेटेड CO2 था, तो उसमें हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन डिक्रीज़ हुआ, प्लस हमारा आयरन एंड मॉलिब्डेनम की क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हुई। सो आंसर इज सेकंड। So match the next question 128. Match the following invasive plants to the likely habitats in which they are expected to occur. तो हमें यहाँ पे invasive plants दे रखे हैं, हमें habitat से match करना है। So ये easy ही question है, अगर information है तो आसानी से निकल जाएगा। So first is Econia क्रैस्पिस। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा इसका कॉमन नेम जो है वाटर हाइसिंथ है, इसको वाटर लिलीज़ भी कहते हैं। तो वाटर लिलीज़ हैं तो ज़रूर नाम से पता चल जाएगा कि ये वेटलैंड्स में होंगे, वाटर जहाँ पे एरिया है वहाँ पे होंगे। तो ए का सी हो गया, ए का सी इसमें है, ठीक है। एंड देन लेंटाना कमारा क्या होता है, एक्चुअली इसको गुबोन भी बोलते हैं। एंड ये बहुत ही हाई ट्रॉपिकल एरियाज़ में मिलता है। ये 6 फीट टॉल एंड 8 फीट विड्थ तक श्रब्स में बन जाता है, तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में है। तो आप ये देखिए बी का हो गया सेकेंड। एंड देन इस प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को विलायती बबूल भी बोलते हैं। एंड ये एरिड और सेमी एरिड हैबिटेट में होता है। सो इसको मैच करते हुए आंसर हमारा होता है थर्ड। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 129। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगेन अ ग्राफ क्वेश्चन। दिखने में बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, पता नहीं, अब देखते हैं। बहुत इजी है बट ये incorporating additional ecological factors into the Lotka Volta predator prey model can change the predator isocline. Given below are the three state space graphs representing modification of the predator isocline due to the ecological factor listed below. तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ये 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें ये 3 ग्राफ दे रखे हैं, हमें ये एक्चुअली मैच करना है कौन सा स्टेटमेंट कौन से ग्राफ से मैच करता है, राइट। सो पहला है विक्टिम अबंडेंस एक्टिंग एज प्रेडेटर कैरिंग कैपेसिटी।
तो क्या है, जैसा जैसा आप देखेंगे उसमें बोल रहे हैं कि विक्टिम अबंडेंस जो है वो एक्टिंग एज अ प्रेडेटर कैरिंग कैपेसिटी, ये हमारा है प्रेडेटर कैरिंग कैपेसिटी, ये है हमारा नंबर ऑफ द विक्टिम्स। तो जैसे जैसे हमारा विक्टिम की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है वैसी वैसी हमारी प्रेडेटर की कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये वाला ग्राफ जो है हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट को मैच करता है। Then the second statement says availability of the alternate prey victim population। तो इसमें ये बोल रहा है कि हमारा availability of the alternate prey, हमारा prey इंक्रीज हो रहा है बट हमारा जो victim population है वो हमारा स्टेबलाइज्ड है। तो इन दोनों ग्राफ्स में से अगर आप देखेंगे कि इसमें हमारा तो विक्टिम बढ़ रहा है बट इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा विक्टिम कांस्टेंट है, हमारा विक्टिम नहीं बढ़ रहा बट हमारा प्रेडेटर की कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। सो ये होता है हमारा सेकेंड स्टेटमेंट। Then the third statement says predator carrying capacity determined by the factor other than the victim abundance। तो ये जो बोल रहा है कि predator carrying capacity determined by the factor other than victim abundance, victim हमारी abundance होती जा रही है, victim हमारी number of the victims हमारा बढ़ता जा रहा है बट हमारी predator की जो carrying capacity है वो हमारी constant है। So this states are third। तो हमारा हो गया आंसर फर्स्ट, ए का सेकेंड, बी का थर्ड एंड सी का 1। सो द आंसर इज थर्ड, मैच करके इट्स रॉन्ग, आंसर इज थर्ड। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 130। Birds in a population show two foraging phenotypes A and B. Birds of a phenotype A search, attack and capture and prey, while birds of phenotype B steal prey from the birds of the phenotype A. A and B are maintained in the population through negative frequency dependent selection। तो जैसा कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन हमने पढ़ा है कि उसमें क्या होता है कि फिटनेस जो होता है फिनोटाइप या जीनोटाइप का वो डिक्रीज़ होता है अगर वो कॉमन होने लगे, राइट। और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन में क्या होता है कि फिटनेस जो होता है फिनोटाइप का या जीनोटाइप का वो इंक्रीज़ होता है, तो वो कॉमन जब होता है तो उसका फिटनेस जो है वो भी इंक्रीज़ होता है। सो हमें यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है, हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो सपोर्ट करता है इस ग्राफ को। तो आप जैसा कि देखेंगे ए दे रखा है एंड बी दे रखा है, ए इज़ द डॉटेड लाइन, बी इज़ हमारी सॉलिड लाइन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिनोटाइप ए दे रखा है, यहाँ पे फिटनेस दे रखा है। तो जैसा कि आप देखेंगे ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन है, तो आप देखेंगे फिनोटाइप ऑफ द ए जब हमारा फ्रीक्वेंसी जो है हमारी डिक्रीज़, फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी फिटनेस जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ये देखेंगे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है वैसी फिटनेस की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है, फिटनेस डिक्रीज़ हो रही है। एंड बी का आप देखेंगे तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ फिनोटाइप ए इंक्रीज़ हो रही है वैसे हमारी फिटनेस ऑफ द बी हमारी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। बी जो होता है वो हमारा स्टील करता है बर्ड्स को फ्रॉम फिनोटाइप ए, राइट। तो हमें अब देखना है कौन सा सपोर्ट करता है। अब हमें फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो व्हाट विल बी, इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो हमारा ऐसा पॉइंट आता है एक इक्विलिब्रियम का कि फिनोटाइप ऑफ ए जो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी जो होती है वो है 0.6 ए की, तो बी की क्या होगी 1 - 0.6 दैट इज़ इक्वल टू 0.4। तो इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम आता है एंड द स्टेटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू ग्राफ जो होगा वो ए एंड बी आर बोथ मेंटेन इन द पॉपुलेशन। द इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी है ए हमारा 0.6 एंड बी इक्वल टू 0.4 हो जाएगा। सो आंसर इज थर्ड। Moving on to question number 131, very interesting question, again a graph question। ग्राफ क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, तो ज़रूर आप एक बार ट्राई करिएगा इन क्वेश्चंस को। सो एंटीलोप्स आर प्रपोज टू फॉर्म ग्रुप्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द प्रेडेशन। अ रिसर्चर मेजर्ड द प्रेडेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन द ग्रुप ऑफ द डिफरेंट साइजेस, हमारे डिफरेंट साइजेस में ग्रुप में करा उन्होंने। शी फाउंड दैट पर कैपिटा मोर्टेलिटी रिस्क जो है डिक्रीज़ हो रही है। आप एक एक स्टेटमेंट को देखते जाइएगा, पर कैपिटा हमारी मोर्टेलिटी रिस्क जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है विथ इंक्रीजिंग ग्रुप साइज ऑफ द मेल्स। मेल्स की जो है वो सॉलिड लाइन है, फीमेल की वो डैश लाइन है। फर्दर मोर्टेलिटी रिस्क हमारी डिक्रीज़ हो रही है। तो देखिए इस ग्राफ में देखिए मोर्टेलिटी रिस्क हमारी डिक्रीज़ हो रही है, इसमें डिक्रीज़ हो रही है, इसमें डिक्रीज़ हो रही है, बट आप इसमें देखेंगे कि मोर्टेलिटी रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये ग्राफ आपका पहले ही गलत हो गया है, ठीक है। एंड देन उसमें बोला है फर्दर मोर मेल्स इन ऑल
then mortality risk decrease with the increasing group size for the male but remain unchanged for the female. Unchanged for the female मतलब इसमें भी देखेंगे unchanged है, right, straight line है, unchanged है, इसमें भी unchanged है. Then the third statement says male in all the groups experience greater per capita mortality risk than female. पर कैपिटा मोर्टिलिटी रिस्क जो मेल्स की होगी वो ज़्यादा होगी फीमेल से. इस केस में अगर आप देखते हैं तो पर कैपिटा मोर्टिलिटी रेट जो है, तो इस ग्राफ में अगर आप पहले ग्राफ में देखेंगे तो हमारी पर कैपिटा जो है मोर्टिलिटी वाली वो इसमें फीमेल्स की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेन. फीमेल का ग्राफ ऊपर है. इस केस में देखेंगे तो कहीं किसी पॉइंट पे फीमेल की ज़्यादा है, किसी पॉइंट पे मेल्स की ज़्यादा है. तो ये है. एंड इस ग्राफ में देखेंगे तो मोर्टिलिटी रेट जो है हमारी मेल्स की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वुमेन फीमेल. तो हमारा ये ग्राफ जो है एकदम डिपिक्ट करता है जो हमारे क्वेश्चन में बोला गया है. तो आंसर है 4th. सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 132. सो ये जो क्वेश्चन हमारा डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है एंड इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा किस में है. तो हमें डिफरेंट एरियाज़ दे रखे हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ दे रखे हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ बताई गई हैं उसमें. तो ग्रेटेस्ट फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी उनकी होती है जो डिफरेंट स्पीशीज़ एक ही एरिया में रह रहे हो, हम लोग को वाइड वेराइटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ मिले. सो आप जैसा कि देखेंगे एरिया ए में टाइगर है, वाइल्ड डॉग है, लेपर्ड है, एलिफेंट है. फाइन. तो जैसा कि है टाइगर और लेपर्ड जो है वो हमारी सिमिलैरिटी है, सिमिलर क्लास के हैं. वेयर आज आप एरिया बी में देखेंगे तो लंगूर है, डियर है, डॉग है, एलिफेंट है. ठीक है, वो डिफरेंट ही क्लासेस से आते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ से आते हैं. वेयर एज एरिया सी में देखेंगे तो टाइगर है, राइनोसोरस है, पिग्मी हॉग है, वाइल्ड पिग है. जो कि पिग्मी हॉग और वाइल्ड पिग जो है वो सेम है, रिलेटेड है. एरिया डी में क्या है, ब्लैक बग है, इंडियन गज़ल है जो कि रिलेटेड है. एंड वेयर एज हाइना एंड इंडियन वुल्फ भी रिलेटेड है. तो अगर आप देखेंगे इन चारों में से तो एरिया बी जो है उसमें हमारी ग्रेटेस्ट फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी है. Moving on to question number 133, the Hardy-Weinberg principle states that allele frequency in a population will remain constant over generation if certain assumptions are made. वैसे है if जब हमारी एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस जब एब्सेंट हो हमारे तो एलील फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट रहती है. तो अब हमें नीचे फैक्टर्स दे रखे हैं, हमें ये बताना है कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी एलील फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है. राइट. सो रैंडम मेटिंग हमारी एलील फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करता है. मेट चॉइस, यस. तो बी एक हमारा ऑप्शन है. देन स्मॉल पॉपुलेशन साइज, यस. स्मॉल पॉपुलेशन साइज होगा तो हमारे जनरली क्या होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो बी, सी. फाइन. एंड देन उसके बाद है लार्ज पॉपुलेशन साइज, नो. लार्ज पॉपुलेशन साइज में एलील फ्रीक्वेंसी हमारे चेंज होने के नहीं रहते. लैक ऑफ म्यूटेशन है, अगर म्यूटेशन होता तो हमारी एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होती. लैक ऑफ म्यूटेशन तो कुछ भी नहीं है. डायरेक्शनल सिलेक्शन, नहीं. डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है कि हमारा ये एलील फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है कि उसी तरफ हमारा जा रहा है इस एक ही टाइप में. एंड इनके अलावा और भी होते हैं जैसे इनब्रीडिंग हो गया, जीन फ्लो हो गया, मियोटिक ड्राइव हो गया. ये सब भी जो फैक्टर्स हैं हमारे वो एलील फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं. तो इन सब में अगर हम चूज़ करें तो आंसर हमारा आता है 4, दैट इज बी, सी एंड एफ. मेड चॉइस, स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड द डायरेक्शनल सिलेक्शन विल रिजल्ट इन चेंजिंग ऑफ द एलील फ्रीक्वेंसी.